हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी, सोशल एंड कल्चर 1757 टू 1857। कहते हैं भारत में ब्रिटिश शासन का प्रभाव आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति और ये समय काल जो है 1757 से लेकर 1857 यानी 100 साल के अंतराल में ये हमें टॉपिक आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये टॉपिक हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई के में पढ़ते हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे एनआईओएस के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों। सभी बच्चों के लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर उनके सिलेबस में टॉपिक रहे तो उनके लिए बहुत ही महत्व रखेगा। इवन कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक बनने वाला है। लेकिन आपको पता है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईओएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। कहते हैं समय का चक्र ऐसा होता है जो किसी भी देश को बदल के रख देता है। कहते हैं कुछ घटना घटती है तो उससे कुछ अच्छा भी होता है तो कुछ बुरा भी होता है। कहते हैं कोई भी घटना हमेशा बुरा ही नहीं होती है और कोई घटना सदैव अच्छा ही नहीं होता है। भारत में जब ब्रिटिशों ने अपना कब्जा जमाया और भारत को अपना कोलिज्म बनाया, उपनिवेश बनाया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि भारत में जो बुराई होगी उसका अंत होगा। तो कहते हैं ना कहीं से जो है सूत्रपात होना ही था। कहते हैं इस समय देखा जाए तो भारतीय जो है समाज में सब बहुत ही कुप्रथाओं ने अपने कदम को जो है जमा रखा था और इन कुप्रथाओं के कारण महिलाओं को बहुत ही कष्ट सहना पड़ता था और इस कष्ट से कहते हैं महिलाएं त्राह रही थी। तो शायद ब्रिटिश का आगमन उनके लिए शुभ था और ऐसे बहुत से समाजी बुराइयों को उन्होंने अंत किया जो हमारे समाज में उस समय अपना जड़ मजबूत कर चुका था और उसको ख़त्म करना भी ब्रिटिश के लिए महंगा पड़ा, क्योंकि इससे भारतवासी ये समझ गए कि अंग्रेज जो है उनके कल्चर, उनके जो है कस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इससे उनका जो है धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और इन कारणों के कारण उनको भी जो है भारत खोना पड़ गया। तो इंडिया को भी कुछ मिल गया, इंडिया के लोगों में भी समझ में आ गई कि जो कुप्रथाएं हमारे समाज में फैली है वो उचित नहीं है। तो देखा जाए तो दोनों तरफ से जो है फ़ायदा ही हुआ, लेकिन फ़ायदा मेन जो हुआ वो हमारे समाज में औरतों के साथ हुआ, जो उस समय बुरा उनके साथ हो रहा था। इसी के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। हमारा टॉपिक जो है समाज और संस्कृति पर ब्रिटिश प्रभाव। अब देखिए, ब्रिटिश का जो है समाज और संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ा और इससे क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। तो आपको पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो पूरे जो है अच्छे से देखिएगा, तभी भी जो है आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा और ये ज़रूरी भी है। चलिए देखा जाए, इस पॉइंट की बात करें तो समाज और संस्कृति पर ब्रिटिश प्रभाव। भारत में अंग्रेज़ों के आने से समाज में कई परिवर्तन हुए और ये परिवर्तन जरूरी भी थे और उस समय की मांग भी थी। 19वीं सदी में शिशु हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा, बहु विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथाओं और कठोर जाति व्यवस्था प्रचलित थी और देखा जाए ये सारी प्रथाएं महिलाओं के खिलाफ ही थी। कहते शिशु हत्या में महिलाओं यानी जो है
नवजात लड़कियों की हत्या की जाती थी। बाल विवाह में बच्चों लड़की जो नाबालिग थी उनको शादी किया जाता था। और सती प्रथा में जो है स्त्रियों को उसके पति के मृत्यु पे जबरन जो है उनको जला दिया जाता था, जो कि बहुत भयंकर उस समय प्रथा थी। बहु विवाहों पे जो है बैन लगी हुई थी। कोई औरत अगर विधवा हो जाती है, अगर वो जीवित है, तो उसको दूसरा शादी करने की कोई अनुमति नहीं होती थी। तो ये सारे के सारे कुप्रथाएं महिलाओं के ऊपर ही डाला गया था। अब सती प्रथा के अंतर्गत पति की मृत्यु पर महिलाओं को जबरन जला दिया जाता था। क्या ये समाज में था कि महिलाओं के मृत्यु पे पुरुषों को जला दिया जाए? था ही नहीं ऐसा सिस्टम। तो देखा जाए समाज में स्त्रियों का सदैव शोषण किया जाता है और अभी भी शोषण हो रहे हैं। कहते हैं आजकल जितना भी देखिए अपराधी जगत में औरतों को पीछे इतना अपराध होता है और अपराधी ये भी नहीं सोचते हैं कि उनका अंजाम क्या होगा। क्या पता जो हमें दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि महिलाओं के साथ बहुत से दुराचार होते हैं, लेकिन अपराधी भाग जाते हैं। और जब पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है तो अपराधी चंद सेकंडों में जेल के अंदर बंद हो जाते हैं। तो इस पे सोचने की बात है कि महिलाओं के खिलाफ जो ये मुहिम चलाया जा रहा है और औरतों की सेफ्टी के लिए, वो होना चाहिए। और हर एक पुरुष को समझना चाहिए कि वो स्त्री जो है किसी न किसी के कोई ना कोई जो है उसके रिलेशन रहेगा, चाहे वो माता के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, भाभी के रूप में हो, कोई ना कोई रिश्ता तो होता ही है। तो सभी औरतों को सम्मान से हमें देखना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है त्रिपाण स्टडी सेंटर। क्योंकि जिस प्रकार पुरुषों का समाज में स्थान है, उसी प्रकार स्त्रियों का भी सम्मान होना चाहिए। कहते हैं लड़कों के जन्म पे जब हम खुशियाँ मनाते हैं तो लड़कियों के जन्म पे भी हमें उससे अधिक खुशियाँ मनाना चाहिए। अगर स्त्रियों की कहीं विवाह होता है तो हमें धन की मांग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां महत्वपूर्ण होती हैं और पूरे घर को जो है समेट के रखती है। तो इसमें आज के समय में जो है मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। देखिए सती प्रथा तो जो था कानूनी रूप से बैन कर दी गई, बाल विवाह को भी बैन किया गया, शिशु हत्या पे तो चलिए थोड़ा मोड़ा लगाम लगी है, और बहु विवाह तो अभी चलिए हमारे समाज में प्रचलित हो गई है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ा जो गर आज के समाज में आधुनिक युग में किया हुआ है वो है दहेज प्रथा। आज कहीं भी चले जाइए, कहीं भी गांव में चले जाइए, शहर में चले जाइए, कहते हैं इस पर बैन अवश्य लगा हुआ है, सरकार की तरफ से बैन लगी हुई है, और फिर भी धड़ल्ले से जो है दहेजों की मांग की जाती है, और जो समाज के लिए सही नहीं है। कहते हैं कई स्त्रियां जो है दहेज की आड़ में उनको जला दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, और वो भी आज आधुनिक युग में ऐसा हो रहा है। कहते हैं अगर औरतों को थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दिया जाए, मौका दिया जाए, तो वो लड़कों से भी बेहतर और अच्छा करके दिखा सकती हैं, और लड़कों से भी अधिक पैसे कमा के दिखाने की क्षमता उनमें है। हम ये नहीं भूल सकते कि हमारे देश में राष्ट्रपति से लेके कहते हैं चांद पे जो है मार्स पे भी जाने वाले औरतें ही थी, और औरत ने करके दिखाया है। प्रधानमंत्री भी हमारे देश में औरत बनी, राष्ट्रपति भी बने। अब बताइए इससे अधिक औरतें क्या करके दिखाएं जिससे आपको लगे कि औरत सबसे ऊपर रह सकती है। सिर्फ उनको मौका की आवश्यकता है। इवन की पढ़ाई में भी देखिए सदैव लड़की ही बाजी मारती है, लड़के पिछड़ रहे हैं। तो आखिर हमारे समाज में जो बुराइयां हैं लड़की के प्रति, वो कब कम होगा, कब लोगों की मानसिकता बदलेगा? कहते हैं ये हमें सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। जैसा दूसरा व्यक्ति है वैसा अपना व्यक्ति होता है, जैसा अपना व्यक्ति होते हैं वैसे ही दूसरे व्यक्ति होते हैं। तो सभी को सामान्य नज़रों से देखने की आवश्यकता है। कहते हैं समय से पहले कुछ नहीं मिलता है और समय से ज़्यादा भी कुछ नहीं मिलता है। कहते हैं जो चीज़ जल्दबाजी में पाने की जिसको इच्छा होती है वो सदैव बर्बाद होती है। कहते हैं आने वाला समय होता है उसमें सबके मैरिज होने हैं, सबके विवाह होने हैं, सबको जो है सुख मिलने हैं। तो जल्दबाजी किस बात के लिए? जो कर्म है हमें वो करना चाहिए।
कहते हैं विद्यार्थी जीवन में हो तो विद्यार्थी की तरह बिहेव करना चाहिए, गृह अवस्था में हो तो गृह की तरह हमें बिहेव करना चाहिए, वानप्रस्थ अवस्था में तो वानप्रस्थ अवस्था में होना चाहिए, सन्यासी हो तो सन्यासी अवस्था में रहना चाहिए। अगर पहले के समय में बड़े बड़े लोगों ने 4 जो बनाए गए थे आश्रम, वो कुछ सोच समझ के ही बनाए होंगे। आज बेशक ही जो है उम्र की तगादा है, तो आज मैरिज का भी तो समय कम है। अच्छा, 18 साल में बच्चों की शादी हो जाती है, तो चलिए एजुकेशन अवस्था को हम 18 साल लगते हैं, उसके बाद और 18 साल ले लीजिए, उसके बाद और 18 साल ले लीजिए, तो कोई ना कोई अवस्था में तो पहुंच ही जाते हैं। तो कहते हैं पुराने समय में जो रूल रेगुलेशन बनाए गए वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। कहते हैं देखा जाए तो ये प्रथाएं मानव की गरिमा और मूल्य के विरोध थे, क्योंकि ये जो है समाज के लिए सही नहीं थे। जीवन के सभी स्तरों पर महिलाओं से भेदभाव किया जाता था और वह समाज का वंचित वर्ग माना जाती थी। यानी महिलाओं को सदैव जो है वंचित ही माना जाता था, और कहते हैं स्त्री के लिए जो है महाभारत भी हो जाती थी। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं इनकी अपनी स्थिति में कई सुधार के अवसर भी नहीं दिए गए थे। ऊंची जातियों के ब्राह्मण पुरुषों तक ही शिक्षा सीमित रह गई थी। यानी पुराने समय में देखा जाए तो उच्च वर्ग में स्त्रियों की शिक्षा दी जाती थी और जो निम्न वर्गों में शिक्षा नहीं दी जाती थी। ब्राह्मण वेदों का उपयोग करते थे जो संस्कृति में लिखे गए थे, और पुरोहित जो है महंगे अनुष्ठान, बलिदान और जन्म या मृत्यु के बाद की रीतियों को जो है करवाया करते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। जब ब्रिटिश भारत आए तो स्वतंत्रता, समानता और आज़ादी और मानव अधिकार जैसे विचारों के रूप में नए विचार, यूरोप के पुण्य जागरण, सुधार आंदोलन और विभिन्न क्रांतियों से यहाँ आए। कहते हैं अंग्रेज का आगमन देखा जाए तो कहीं हद तक शुभ ही थी, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता, समानता, आज़ादी और जो है स्त्रियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, पुण्य जागरण, सुधार आंदोलन, बहुत से क्रांतियाँ इन्हीं के समय काल में हुआ। और इन विचारों ने हमारे समाज कुछ वर्गों के लोगों से कुछ करने के लिए अपील भी की, और देश के विभिन्न भागों में कई सुधार आंदोलन का नेतृत्व भी किया। और इन आंदोलनों में सबसे आगे दूरदर्शी भारतीयों में राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान, अरुणा असफ अली और पंडिता रमाबाई प्रमुख थे। इन आंदोलनों से सामाजिक एकता आई और स्वतंत्रता, समानता की दिशा में प्रयास भी किए। कई कानून उपाय महिलाओं के जो है स्थिति में सुधार के लिए शुरू की गई। उदाहरण के लिए लॉर्ड बेट्रिक्स ने 1829 में सती प्रथा प्रतिबंधित लगाया। देखिए, जो लॉर्ड बेट्रिक्स ने राजा राम मोहन राय के आग्रह पर जो है सती प्रथा को बैन किया 1829 में। यानी देखा जाए तो राजा राम मोहन राय भारतीय थे और उनको भी इस बात का एहसास था कि हमारे समाज में जो सती प्रथा है वो कदाचित उचित नहीं है और ये सही भी नहीं है। इसलिए उन्होंने लॉर्ड बेट्रिक्स को इस बात के लिए सहमत करवाया कि सती प्रथा जो है बैन होना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए। तो लॉर्ड बेट्रिक्स उस समय के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंधित लगा दिया। गवर्नर जनरल ने 1856 में विधवा पुण्य विवाह कानून पारित किया। यानी जो विधवा हो जाते थे उनको पुण्य विवाह करने की अनुमति दी गई। एक कानून 1872 में पारित किया गया जिसमें अंतरजातीय और अंतर सांप्रदायिक विवाह को भी सम्मति दी गई। इसका अर्थ ये हुआ कि 1872 में अंतरजातीय यानी जाति से बाहर जाके मैरिज करने का प्रावधान बनाया गया, जो आज के समय में देखा जाए तो ये धड़ल्ले से चल रही है, हर जगह हो रही है। वो अच्छी भी है, समाज मिलता है, समाज एकजुट हो रहा है इससे। 1929 में सदा अधिनियम के पास करके बाल विवाह पर रोक लगाई गई। बाल विवाह उस समय बहुत बड़ी कुप्रथा थी। एक अधिनियम पारित किया गया कि 14 वर्ष से नीचे आयु की लड़की और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों की शादी अवैध माना जाएगा, जो कि ज़रूरी है। और ये आज के समय में एजुकेशन को देखते हुए लड़कियों की जो है शादी का उम्र को जो 18 वर्ष कर दिया गया है और लड़कों को जो है 21 वर्ष कर दी गई, जो कि सही भी है। सभी आंदोलनों ने जाति व्यवस्था और विशेष रूप से जो असभ्यता की प्रथा की आलोचना की। असभ्यता का मतलब होता है अनटचबिलिटी। हमारे समाज में अनटचबिलिटी जो थी
बहुत बड़ी कुप्रथा थी और इसे समाज की जो है काफ़ी हद तक जो है लोगों पे को जो है भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता था। कहते हैं अनटचेबिलिटी की जो भावना थी एक इंडिया में ही नहीं पाया जाता है, हर एक कंट्री में बखूबी देखने को मिला है और इसे आप अनभिज्ञ नहीं हो। आपने 9th में पढ़ा भी होगा, ठीक है, CBSE में है। नेल्सन मंडेला चैप्टर जो नेल्सन मंडेला वो इन्हीं बातों की तरफ उजागर कर रहा है। अगर आप BA आगे करोगे तो BA में भी बहुत से चैप्टर हैं जो अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है, ठीक है। तो बहुत से BA में इंग्लिश में चैप्टर दिए गए हैं डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। तो आप पढ़ोगे तो जानोगे कि अनटचेबिलिटी की भावना सिर्फ भारत में नहीं है, हर देश में देखने को बखूबी मिलता है। समाज सुधारकों के इस प्रयासों के प्रभाव समाज सुधार और धार्मिक संगठन में एक राष्ट्रीय आंदोलन में जो है स्पष्ट देखा जा सकता है। महिलाओं के बेहतर शिक्षा, व्यवसाय और सार्वजनिक रोजगार के अवसर भी मिलने लग गए थे, क्योंकि महिलाएं जो थी हर क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने में सक्षम हो गया। और इसका एग्जाम्पल आज के समय में से ही नहीं है, पुराने समय से है। और इसका बात आपको जो अभी मैं पिक्चर दिखाऊंगा वो भी आपको ये बात दर्शाएगा। कहते हैं अगर इंडियन नेशनल आर्मी यानी NIA की जो है कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जो कि एक लड़की थी, कैप्टन कौन थी? लक्ष्मी सहगल, और उन्हीं में ही सुभाष चंद्र बोस भी थे। आप सब देखिए, एक कैप्टन लड़की को बनाया गया लक्ष्मी सहगल का, तो इसका मतलब है कि लड़कियों की स्थिति उस समय मजबूत थी, लड़कियां हर क्षेत्र में सक्षम थी। और एग्जाम्पल देखिए, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा सालफ अली और कई अन्य महिलाओं की स्वतंत्रता संग्राम के अत्यंत जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही और इनकी भूमिका को जो है नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अब देखिए वो चित्र जो कि उस समय खींची बताई गई, जिस समय महिलाओं को जो है इन प्रथाओं से गुजरना पड़ता था। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि इतने सारे पुरुष के बीच में जो एक महिला है, ठीक है, और साथ में सुभाष चंद्र बोस की भी तस्वीर आपको दिख रहा होगा। तो सोचिए, एक महिला को कैप्टन बनाया गया उस समय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि महिलाओं को सदैव ही आरक्षण दिया जाता है और महिला ये करके भी दिखाती है और महिला करने में सक्षम है। इवन कि अगर आज के समय में देखा जाए तो आज के समय में महिला ने बहुत तरक्की कर लिया, चाहे कहते हैं अंतरिक्ष में जाने वाली बात हो, किसी भी देश के राष्ट्रपति बनने वाली बात हो, प्रधानमंत्री बनने वाली बात हो, फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाली बात हो, कोई भी मंत्री हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, हर क्षेत्र में महिला ने अपना जो है परिचय दिया है। इवन कि भारत में भी देखिएगा हर क्षेत्र में महिलाओं ने इसका परिचय जो है बखूबी दिया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है सामाजिक और संस्कृति नीति। आखिर सामाजिक और संस्कृति नीति किस प्रकार की थी? कहते हैं ब्रिटिश विशाल लाभ कमाने की नीयत से भारत आए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रिटिश का मकसद यही था कि भारत में वो जो है अच्छे से अच्छे कमाई कर सके और इसका अर्थ है कि बहुत सस्ती दरों पर कच्चे माल को खरीद कर और तैयार माल की बिक्री अधिक कीमत पर करके लाभ कमाना ही उनका मेन पेशा थी, क्योंकि भारत से कच्चे माल खरीदते थे और उसी मालों को जो है बना के दोबारा तैयार करके भारत में ही महंगे कीमत पे बेचते थे। ब्रिटिश भारतीयों को शिक्षित और अपनी वस्तुओं के उपभोग के लिए पर्याप्त आधुनिक बनाना चाहते थे और उन्होंने हर संभव वो सारी कोशिशें की जो वो कर सकते थे। एक सीमा तक वे ब्रिटिश हितों के लिए हानिकारक साबित नहीं हो कुछ अंग्रेजों को मानना था कि पश्चिम विचार आधुनिक और बेहतर थे। देखिए, सबका अपना विचारधारा होता है, तो कुछ अंग्रेजों का विचारधारा था कि अंग्रेज जो है काफ़ी आधुनिक और बेहतर है और कुछ का मानना था कि यह हानिकारक है, जबकि भारतीय विचार पुराने और निम्न स्तर थे। वास्तव में सच नहीं है। भारत के पास पारंपरिक ज्ञान उस समय थी, बेशक ये आधुनिक ज्ञान नहीं थी, लेकिन भारत में भी लोग जीवन जी रहे थे, हर तरह की चीज़ें जो हो रही थी, यानी भारत में भी उन सभी चीज़ों की जो है ज्ञान थी जो अंग्रेज़ों के पास थी। लेकिन देखा जाए तो ये उस समय कारगर से लागू नहीं थी। भारत के पास पारंपरिक ज्ञान थी जो आज भी प्रासंगिक है और इस समय इंग्लैंड में रेडिकल्स का एक समूह था जो भारतीयों की दिशा में एक जो है मानवतावादी
विचारधारा रखते थे, जो कि जरूरी भी था। वो चाहते थे कि भारत आधुनिक विज्ञान की प्रगतिशील दुनिया का एक भाग बने। लेकिन ब्रिटिश सरकार भारत को तेजी से आधुनिकीकरण के प्रति से सतर्क हो गई, क्योंकि यहाँ जरूरी इंपॉर्टेंट बात है, ब्रिटिश सरकार भारत की तेजी से आधुनिकीकरण के प्रति सतर्क हो गई और अंग्रेजों ने यह जान लिया था कि अगर धार्मिक विश्वासों और सामाजिक रिवाजों में ज़्यादा हस्तक्षेप किया गया तो लोग प्रतिक्रिया करेंगे। और यही हुआ। अंग्रेज इस बात को जानते थे कि अगर भारत में लोग गुलामी सह सकते हैं, दो रोटी खा सकते हैं, लेकिन अपने धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज को छोड़ नहीं सकते। तो ये बात अंग्रेज भी भली भांति जानते थे। वे भारत में अपने शासन को स्थायी बनाना चाहते थे और लोगों के बीच कोई भी प्रतिक्रिया नहीं चाहते थे। इसलिए यद्यपि अंग्रेज सुधारों की बात करते थे, पर वास्तव में उन्हें आधे अधूरे मन से कुछ कदम ही उठाते थे, क्योंकि उनके कदम से भारत में अफवाह फैल जाती। इवन कि जब रेल चलाई गई तो भारत के लोगों ने ये सोचा कि हमारे भारत माता के ऊपर इतना वजन वाले चीज़ चलाया जा रहा है, तो वो अंग्रेज के खिलाफ हो गए। जब अंग्रेज ने सती प्रथा का अंत किया तो इसके प्रति भी भारतीयों में रोष उत्पन्न हो गई, क्योंकि राजा राम मोहन राय सोचने वाले थे कि सती प्रथा सही नहीं है, लेकिन बाकी जो आम व्यक्ति थे वो सोचने वाले नहीं थे और वो सती प्रथा को अपना प्रथा मानते थे, बाल विवाह को भी प्रथा मानते थे। तो ये सारी बात अंग्रेज भी जानते थे, लेकिन अंग्रेज इसको सुधारे बिना यहाँ पर अच्छे तरह से राज नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो भारतीयों में परंपरा होती थी वही परंपरा अंग्रेज को भी मानना पड़ जाता था उस समय। तो वो अपने ही दास्तां में कैसे पीस सकते थे, इसलिए उन्होंने कुछ सुधार भी किया जो कि उस समय जरूरी थी। उसके पश्चात है शिक्षा नीति। देखिए, शिक्षा नीति काफ़ी महत्वपूर्ण होती है किसी भी देश की प्रगति के लिए। अगर शिक्षा कमज़ोर हो तो वो उस देश का विकास होना संभव नहीं है, क्योंकि शिक्षा ये माध्यम है जो किसी भी देश को चरम सीमा पर पहुंचा सकती है। तो कहते हैं ब्रिटिश ने भारत में अंग्रेजी भाषा शुरू करने में गहरी रुचि ली, क्योंकि अगर उनको इस देश में रहना है, इस देश में लंबी पैठ करनी है, तो यहाँ के लोगों के लैंग्वेज भी समझना ज़रूरी है और अपनी बात उन तक रखना भी ज़रूरी है। इसलिए अंग्रेज़ों ने शिक्षा भाषा को अंग्रेजी भाषा को भारत में शुरू करने की विचार रखा और ऐसा करने के लिए उनके पास कई कारण थे। अंग्रेजी भाषा में भारतीयों को शिक्षा करना उनकी रणनीति का एक हिस्सा था, उनकी एक प्लान थी। भारतीयों को क्लर्क के रूप में कम मजदूरी पर काम कराने को तैयार किया गया, जबकि उसी काम के लिए ब्रिटिश बहुत अधिक वेतन की मांग करते थे। अब देखिए, यही बात त्रिपान स्टडी सेंटर भी बोलता है बार बार कि अगर मान लीजिए कोई विदेशी फैक्ट्री भारत में आता है तो जितने भी बड़े पद होंगे वो कहते बाहरी देश वाले व्यक्तियों के होंगे और भारत के वाले को क्या मिलेंगे? जॉब मिलेंगे, मजदूरी मिलेगा। तो देखा जाए तो वो भारत के नागरिकों का शोषण कर सकते हैं, जैसे पुराने समय में अंग्रेज भी करते थे कि भारत में सारे कार्य जितने भी होते थे बड़े बड़े अंग्रेज ही किया करते थे, लेकिन छोटे मोटे काम आम इंडियन को दिया करते थे और उसी काम के लिए ब्रिटिश को अधिक वेतन दिया जाता था। तो आप समझ सकते हो कि कैसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी उस समय, और इससे प्रशासन का व्यय का भार भी कम पड़ा, क्योंकि ये रणनीति होती है। अब देखिए, कोई भी उद्योग वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर कम कीमत पर मजदूर प्राप्त हो जाए, और ये ज़रूरी भी होता है। इससे मालिकों का आमदनी 4 गुना हो जाता है। उन्होंने भारतीयों का एक ऐसा वर्ग बनाया जो उनके प्रति वफादार थे। देखिए, ये बात तो जर्नल सी है। कोई अगर फैक्ट्री लगाता है, कहीं भी लगाता है, तो मालिक के प्रति वफादार होना स्वाभाविक बना देता है और वो सारे कार्य करने लग जाते हैं जो उनके मालिक कहते हैं। तो सोचिए इस बात की, अगर भारत में बहुत सारी कंपनियां आएगी तो यहाँ के लोग तो मजदूर बनेंगे, सिर्फ विदेशी अंग्रेज बनेंगे और भारत का फिर वही शोषण होगा। सबसे अच्छा यही है कि भारत का अपना फैक्ट्री हो,
भारत का अपना उत्पादन सामग्री हो। भारत बेशक मशीन जो विदेशों से खरीदे, लेकिन सारे के सारे पोजीशन इंडिया वालों का ही हो। तभी इंडिया मैन्युफैक्चर करके उन्हीं सामानों को और अच्छा बेटर से बेटर बना के विदेशों में सप्लाई करे। इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये आइडिया कहते हैं जग कल्याण के लिए अच्छी है, लेकिन उनको यहाँ पर लेके आना, उनसे यहाँ पर काम करवाना, ये लगता है गुलामी की नई दास्तां की शुरुआत हो सकती है। इस वर्ग के भारतीय को ब्रिटिश के विचार और संस्कृति का प्रशंसा करना सिखाया। यानी देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो अंग्रेज़ों के साथ में काम करते थे, जो वफादार हो गए थे, अब उन्होंने जो है ब्रिटिश विचारधारा और संस्कृति को काफ़ी प्रशंसा करते थे कि उनकी रहन सहन देखिए कितनी अच्छी है, उनका देखिए कैसा वो लोग करते हैं। तो वो उससे उन्होंने प्रशंसा करना सिखाया। और इसके अलावा वो ब्रिटिश माल के लिए बाज़ार को बढ़ाने में मदद भी करेंगे। उन्होंने देश में राजनीतिक अधिकार को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा का उपयोग एक साधन के रूप में किया, क्योंकि शिक्षा अगर वो नहीं देते तो शायद यहाँ पर उनका पैठ नहीं बन पाती। ऐसा मान लिया है कि कुछ शिक्षित और भारतीय जनता में अंग्रेजी संस्कृति फैलाकर और वे शिक्षित भारतीयों की इस वर्ग के माध्यम से शासन करने में सक्षम होंगे। क्योंकि जनरल सी बात है, जब तक आप अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकते, दूसरे के विचारों से अवगत नहीं हो सकते, शासन करना संभव ही नहीं है। ब्रिटिश केवल उन भारतीयों को नौकरियां देते थे जो अंग्रेजी जानते थे। अब देखिए, सारे क्षेत्र में अंग्रेजों का अधिकार था, और जो व्यक्तियों को अंग्रेजी नहीं आती थी उनको जॉब नहीं मिलती थी। जैसे अभी के समय देखिए, अगर आप क्षेत्रीय बात कोई बात लोगे, अगर आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र का लैंग्वेज आपको नहीं आता है तो उस राज्य में आपको जॉब नहीं दिया जाएगा। आज का प्रावधान है, और उस समय का भी प्रावधान यही था। अब सोचिए, विचार कीजिए कि हम भी अंग्रेज़ों की ही नीति अपना रहे हैं। हम ये नहीं साबित कर रहे हैं कि हम भारत के वासी हैं, हम कहीं भी जॉब कर सकते हैं, हम कहीं भी अपना आगे बढ़ सकते हैं। आप जिस राज्य में हो, अगर दूसरे राज्य में जाकर आपको जॉब करना है तो उस राज्य का जो है प्राइमरी भाषा बनाई गई है, जिनको उन्होंने भाषा बोलते हैं, जो वो है, वो आपकी शिक्षा में होना ज़रूरी है। नहीं तो आपको उस राज्य में जॉब नहीं मिलेगी। ये प्रावधान है। अब देखिए, हम भारत में रह के भी क्षेत्रवाद से ग्रसित हैं, और ऐसे अंग्रेज भी करते थे कि जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी उनको जो है जॉब नहीं दी जाती थी। यानी जॉब उनको ही मिलता था जो अंग्रेजी जानते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। ब्रिटिश केवल उन लोगों को नौकरी देते थे जो अंग्रेजी जानते थे, और वो भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा के लिए मजबूर करते थे। कहते हैं आज भी ऐसा ही हो रहा है। बच्चों को भी मजबूर किया जाता है, जो लैंग्वेज वो नहीं पढ़ना चाहते हैं ज़बरदस्ती उनमें थोपा जाता है, कभी स्कूल की तरफ से, कभी माता पिता की तरफ से। माता पिता ये कहते हैं अगर आप ये लैंग्वेज नहीं लोगे तो आपको यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपको ये लैंग्वेज रखना ही पड़ेगा। अब कैसी, कहते हैं ना, आज भी वही नीतियों का जो है अनुसरण किया जाता है। इसे जो है शिक्षा जल्द ही अमीर और शहरों में रहने वालों का एक अधिकार बन गई। तो जर्नल सी बात है, उस समय भी अंग्रेज़ों ने ये जो है अपना शासन मजबूत करने के लिए ऐसा किया। कहते हैं सारी बातें महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कुछ बातें जो होती है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती है। ब्रिटिश संसद ने 1813 में चार्टर अधिनियम जारी किया गया, जिसके द्वारा कि भारत में जो है विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। यानी देखा जाए तो ब्रिटिश संसद ने 1813 में एक चार्टर अधिनियम जारी किया। इसके द्वारा जो है भारत में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी। अब सोचिएगा, 1 लाख राशि बहुत कम होती है, लेकिन अंग्रेज़ों के टाइम 1813 में ये करोड़ों के साथ कंपेयर किया जा सकता था। लेकिन जल्द ही विवाद हो गया कि कुछ लोग केवल पश्चिमी विचारों की वकालत खर्च चाहते हैं। अब देखिए, विवाद होना स्वाभाविक था कि विवाद हो गया कि कुछ लोग केवल पश्चिमी विचारों का वकालत पर खर्च करना चाहते हैं। यानी पश्चिमी शिक्षा बढ़ाने के लिए सरकार ने जो है पैसे की दान दी है। वहाँ दूसरे ने परंपरागत भारतीय शिक्षा पर अधिक जोर दिया। अब कुछ लोगों का विचार था कि भारतीय शिक्षा है उनको पे जोर देना चाहिए। कुछ लोगों ने शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की। सबकी विचार, सबका सोच, कोई क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत है, कोई अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत है, कोई भारतीय भाषा के अंतर्गत है।
अब सोचिए कौन सी भाषा लोग अपनाए और कौन सी भाषा को छोड़ दे। जबकि दूसरे अंग्रेज के पक्ष में थे, कुछ लोग जो थे अंग्रेज के पक्ष में भी थे, और इस भ्रम में लोग अंग्रेजी को एक माध्यम और अध्ययन के लिए एक विषय के रूप में अलग समझने में विफल रहे। पश्चिमी विचारों और साहित्य का शिक्षण केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया, और इस दिशा में जो है विल्डर्स डिस्पैच 1854 ने अन्य निर्देश जारी भी किए। यानी 1854 में वुडर्स जो है डिस्पैच ने शिक्षा के ऊपर जो है एक निर्देश जारी किया। इसने भारतीय सरकार से कहा कि जनता की शिक्षा के लिए उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यानी भारत सरकार से ये कहा गया कि जनता की शिक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार लेगी। और वुडर्स डिस्पैच ने के निर्देश के कारण कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में 1857 में विश्वविद्यालय और सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग स्थापित भी किया गया। प्राथमिक विद्यालयों की बजाय कुछ अंग्रेजी स्कूल और कॉलेजों को भी खोला गया। उन्होंने आम जनता की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। यानी देखा जाए तो आम लोगों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। देखिए ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आम जनता की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, और आज भी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आम लोगों की शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और इसका सबूत कहते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप वालों बच्चों के साथ हुआ है, और हर राज्य में हो रहा है। यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर की दायरा लिया जा रहा है। अब 1 किलोमीटर में जो बंदे किराए पर रह रहे हैं, जो थोड़ा सा मिडिल क्लास के होंगे, अमीर होंगे, उनको बच्चों को शिक्षा मिलेगा। और जो थोड़ा सा दूर दराज में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो स्कूल से कई किलोमीटर दूर हैं, उनको सिर्फ एक कहते हैं एक बेकार सा स्कूल जहाँ पर कोई शिक्षा ही नहीं मिलती है, वहाँ भेजा जाएगा। अब हो गया ना शिक्षा पर यहाँ पर भी राजनीति। कभी आपने बात सोचा है कि अमीर बच्चों का जो अमीर बाप के बच्चे जो होते हैं, बड़े बड़े मंत्री के बच्चे होते हैं, वो विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, और यही मंत्री लोग जो होते हैं सरकारी स्कूल की शिक्षा की तारीफ कर रहे होते हैं। तो कभी आपने सोचा, उनसे पूछा है सवाल कि आप भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं एडमिशन करवा देते हो? तब बात माना जाएगा, तब हम समझेंगे कि हाँ ये जो शिक्षा की वकालत करते हैं कि सरकारी स्कूल में शिक्षा बहुत ही उत्तम है, तब त्रिपाठी स्टडी सेंटर ये बात मानेगा कि हाँ उनकी बातों में कुछ बात है। कहते हैं सरकार हर जगह देखिए क्लिनिक खोला गया, हर जगह देखिए अस्पताल खोला गया है, सरकारी अस्पताल। लेकिन जब मंत्री लोग बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले उनको प्राइवेट हॉस्पिटल की याद आ जाती है। सरकारी हॉस्पिटल पे तो उनको कदम भी नहीं रखते, और रखते कब हैं? जब कुछ मुसीबत आता है लोगों पे तो उनसे सांत्वना लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो ये कैसी शिक्षा नीति है? क्या हम अंग्रेज की अनुसरण नहीं कर रहे हैं? अंग्रेज भी तो यही करते थे कि उच्च वर्ग को शिक्षा उत्तम होती थी और निम्न वर्ग की शिक्षा बहुत बेकार होती थी। आज भी आप चले जाओ कोई भी सरकारी स्कूल में, कहते हैं मैक्सिमम बच्चे जो होंगे हिंदी के सिवा अंग्रेजी उनको अच्छे से आती नहीं है। और सीबीएसई के रिजल्ट भी देख लो, मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश में फेल होते हैं, वो भी किस कहाँ के? सरकारी स्कूल के। आखिर क्यों सरकारी स्कूल के क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि उनका प्राथमिक एजुकेशन स्ट्रांग नहीं होती है। सरकारी स्कूल में अगर देखा जाए, अगर टीचर छुट्टी पे है तो बच्चों को ये कह देते हैं आप जाइए, आपके सर नहीं आए। लेकिन वही प्राइवेट में जाइए, अगर टीचर छुट्टी में है दूसरे टीचर का प्रावधान कर दिया जाता है। तो जो राजनीतिक नेता जो है अपने आप को बहुत आगे कह रहे हैं कि शिक्षा में हमने बहुत कदम उठाया, शिक्षा के रिगार्डिंग वोट लेते हैं, तो वोट देने वाले भी महान हैं, और इस जो पढ़ाई की जो वकालत कर रहे हैं वो भी सर्वश्रेष्ठ महान है, और आने वाला देश जो होगा वो भी बहुत महान होगा। क्योंकि कहते हैं शिक्षा की नीति नीचे रहेगी, लोग तो कहीं अपना जीवन यापन कोई ना कोई रूप से करेंगे ही करेंगे। आज देखिए जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी अमीर बच्चे हैं, वो सारे के सारे अच्छे पोजीशन पर चले जाते हैं, क्योंकि उनको हाई फाई इंग्लिश आती है, अच्छे खासा उनका जीवन स्तर है। लेकिन जो सरकारी स्कूल में पढ़े होते हैं वो इक्का दुक्का बंदे अपनी मेहनत से दिन रात एक करके आगे बढ़ते हैं। मैंने कई बार देखे हैं एमबीबीएस में जो बच्चों के सिलेक्शन होते हैं वो अमीर घरों के होते हैं, पैसे वालों के होते हैं। गरीब घर के बच्चे का तो कुछ होता ही नहीं है, इक्का दुक्का का हो भी जाता है
तो ये बेचारे कहते हैं उसको लीव ही कर जाते हैं कॉलेजों से, क्योंकि वहाँ पर भी उनको परेशान करने वालों की कमी नहीं है। तो शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा? मैंने कई बच्चों को देखा है, वो बच्चे मेडिकल पढ़ भी लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, या तो एक लैब टेक्नीशियन बन जाते हैं, नर्स बन जाते हैं, या छोटे मोटे पद पे होते हैं। डॉक्टर उल्टा पुल्टा इलाज कर रहा था, वो बोलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका पोजीशन जो नीचा है। और आजकल जाओगे हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स होंगे नेट से दवाई को रिसर्च कर रहे होंगे कि इनका कौन सा दवाई मैं दूँ, कौन सा दवाई लूँ। अब कुछ घटना घट जाएगा तो चलिए यहाँ से बाहर निकलिए, चलिए बाहर से निकलिए, सिक्योरिटी गार्ड को बोल देंगे निकालिए निकालिए इसको निकालिए। तो ये सिस्टम पढ़ाई के ऊपर ही है। कहते हैं बच्चे अगर एजुकेटेड होंगे, अच्छे होंगे, उनका वास्तविक ज्ञान होगा, तब जाके वो जो है अच्छा भारत का विकास होगा। जब बच्चे की एजुकेशन में ही कमी देखा जाए तो भारत विकास कहाँ से करेगा? क्योंकि हमने गाना भी सुना होगा आप लोगों ने, छोटे मोटे बच्चे तुम्हारी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में उनकी तकदीर है, लेकिन तकदीर तो ये अमीर जो राजनीतिक नेता सब वो छीन रहे हैं। आम गरीबों के बच्चों का एडमिशन अच्छी जगह पर हो नहीं रहा, वो तरह तरह की नीतियाँ बना रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें करते चले जा रहे हैं, जिससे आम लोग जो है पिछड़ते जा रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई में इतने आप देखिएगा, किताब आप जाकर खरीद के देखिए, आपका होश उड़ जाएगा। एक आम गरीब बंदा जाता है ना, सोच में पड़ जाता है कि कौन सा किताब खरीदूँ और कौन सा किताब छोड़ दूँ मैं। बेशक सरकार ने प्रावधान कर दिया है, उनको फ्री दिया जाता है 8th क्लास तक, लेकिन वो 8th क्लास का क्या, जो 10वीं में जाने के बाद भी बच्चे को अभी अ तक नहीं आ रहा है, तो वो 10वीं का पढ़ाई क्या, वो फ्री का किताब का क्या, जब इस एजुकेशन ही मजबूत नहीं है। सोचिए एवं विचार कीजिए इस बातों पे। कहते हैं बात बहुत सटीक है, बात बहुत महत्वपूर्ण है और ये ज़रूरी भी है। अब देखा जाए तो यही बात है कि आम जनता की शिक्षा पर ध्यान वो नहीं देते थे, लेकिन वास्तविक में ये सब भारतीय लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि अंग्रेजों के आधे अधूरे मन से भारत में शिक्षा नीति, अंग्रेजी भाषा का पालन और पश्चिमी विचारों का मानना पड़ा, जिसका समाज पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। बेशक इन्होंने अधूरी नीति से ही शिक्षा नीति अपनाई और अंग्रेजी भाषा का पालन किया, लेकिन भारत में इसका देखा जाए तो सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। कई सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर अहमद खान और स्वामी विवेकानंद ने उदारवाद और लोकतंत्र की पश्चिमी विचारों को माना तथा उस समय के जो है गैर मानवीय सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं को सुधार के प्रयत्न भी किए। कहते हैं पश्चिमी शिक्षाओं ने उनको बहुत कुछ सिखाया भी और बहुत कुछ उनको सुधारा भी। कहते हैं सभी ऐसे नहीं होते, मेहनत नहीं करना जानते, लेकिन कुछ होते हैं जो मेहनत करके अपने आप को ही अलग पहचान बना लेते हैं। और इसी में जो थे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती और सर अहमद खान और स्वामी विवेकानंद, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे समाज सुधारक के अंतर्गत। हालांकि शिक्षा आम जनता तक नहीं पहुंची, लेकिन समाजवाद और विरोधी राष्ट्रवाद और सामाजिक और आर्थिक समानता के विचारों ने जो है अपनी जड़ें राजनीतिक दलों, वाद विवाद और जो है सार्वजनिक मंच और प्रेस के माध्यम से लोगों में जमा ली। अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों को आधुनिक, तर्कसंगत और लोकतांत्रिक, उदार और देशभक्ति के दृष्टिकोण से अपनाने में सहायता किया। क्योंकि पश्चिमी शिक्षा से ये हुआ कि उन्होंने जो जितने भी फ्रांस की क्रांति हुआ, रूस की क्रांति हुआ, उसके बारे में उन्होंने पढ़ा और उन्होंने जाना कि उस देश में क्रांति हो सकती है, तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकती है, हम भी क्रांतिकारी बन सकते हैं। तो इस शिक्षाओं ने उन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने ज्ञान के नए क्षेत्र जैसे विज्ञान, मानविकी और साहित्य को भी अपनाया। भारत में शिक्षा लोगों की अंग्रेजी भाषा लैंग्वेज फ्रांका प्री भाषा बन गई। इसे भारतीयों को इंग्लैंड में अध्ययन का अवसर भी मिला और वो इंग्लैंड में जाके पढ़ने भी लगे। वहाँ लोगों ने लोकतांत्रिक जो है संस्थाओं की जो है कार्यप्रणाली को भी पढ़ा। आपने देखा ही होगा कई लोगों ने जो विदेश में जाके पढ़ाई किया। इवन कि हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी भी जो है इंग्लैंड में जाके पढ़ाई किया और उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। वहाँ भारतीयों ने जॉन लोको और ईस्वन मिल और रूसो और कई दूसरे अनेक लेखकों के स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और मानवाधिकार और स्वशासन के विचारों को पढ़ा और उनके विचारों से अवगत हुआ। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति और इटली और जर्मनी के एकीकरण से अपने आप को मजबूत बनाया।
और विचारों की प्रशंसा भी की। उन्होंने के वर्ष जो है गौरीबंदी और माजनी मसंद आए, वे सब भारत के लिए आदर्श से प्रेरणा लेने लग गए। तो जर्नल सी बात है, जब तक बंदा पढ़ेगा नहीं, व्यक्ति पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, विचार नहीं करेगा, तो कहते समझदार कहाँ से बनेगा। कहते हैं अगर बच्चे यहाँ पर अनपढ़ रह जाएंगे तो आगे की विचारधारा उनका कैसे आएगा। कैसे जो है भारत देखिए आज जो है चीन को भी जनसंख्या में पीछे छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं अनपढ़ता का ही सबसे बड़ा निशानी है, अनपढ़ता का सबसे बड़ी निशानी है। और दूसरी निशानी ये है कि स्त्रियों को जो है महत्ता न देना, क्योंकि स्त्रियों को महत्वता देंगे हमारे समाज देगा। जो दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी हमारे देश से, तो स्त्रियों को जन्म देना या स्त्रियों को आगे बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं रहेगा हर इंसान के लिए। आज कोई स्त्री जन्म लेता है तो माँ बाप सोच में पड़ जाते हैं कि हम कैसे 1 रुपया इकट्ठा करके जो है इनके दहेज की इकट्ठा करें, क्योंकि सरकार की ऐसी नीति जो है सशक्त नहीं है, मजबूत नहीं है। सिर्फ इन्होंने और सरकार ने भी बनाया है, आजकल नीति बना दी है कि स्त्रियों के लिए पैसा बचपन से इकट्ठा कर लो, उनके शादियों के लिए, विवाह के लिए। देखिए बहुत सारे आजकल धनराशि वाला जमा करने वाला प्रोग्राम सरकारों के द्वारा बनाई गई है कि सब बच्चे बड़ा होते जाएंगे और उनको जो है उसी पैसे से जो है माता पिता उनकी मैरिज कर देगा। नाम कहते कुछ और होता है और काम कुछ और होता है। तो कहते हैं जैसा प्रेरणा मिलेगा समाज में वैसा ही आगे चलेगा भी। कहते हैं मैक्स मुलर और एंजिन बेसन जैसे पश्चिमी विचारकों ने जो है विरासत संस्कृति में गर्व की भावना को बढ़ाने के लिए भारतीय जन भाषा और साहित्य के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी। मैक्स मुलर और एंजिन बेसन ने बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया कि भारतीय जनभाषा और साहित्य के लिए प्रोत्साहित किया। यह भारतीयों को भारत की संस्कृति अतीत को जो है पुनर्जीवित करने के लिए योग्य बनाना चाहते थे। और इसके अतिरिक्त विचारों में राजनीतिक जागृति और विचारों के आदान प्रदान करने में प्रेस को महत्वपूर्ण भूमिका उल्लेखनीय थी। अब देखिए उस समय जहाँ पर प्रेस ने जो है निष्पक्ष जो है बात को रखा, लेकिन आजकल मीडिया भी महान होती है। आजकल मीडिया भी किसी न किसी राजनीतिक नेता के अंतर्गत ही गुणगान गा रही होती है, आपके समक्ष ही रहता है। कुछ न्यूज़ जो होते हैं एक की आलोचना करता है तो एक की प्रशंसा कर रहा होता है। तो प्रशंसा क्यों नहीं करेगा। आजकल जो पैसा देता है एडवर्टाइजमेंट के लिए उसकी वहाँ पर तू बोलती है, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा नहीं देता है उसको तू नहीं बोलती है। आज कोई भी इंटरनेट साइट खोल के देखो, वहाँ पर कोई ना कोई आपका जो है मंत्री लोग की एडवर्टाइजमेंट लगा ही होगा। लेकिन अगर वास्तविकता में आप जाके देखोगे तो वो सब कुछ भी नहीं होगा जो एडवर्टाइजमेंट वो दिखा रहे होते हैं और जो बोल रहे हो। समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं ने लोगों को अपने विचार और समस्याओं को कहने का अवसर दिया। कहते हैं मीडिया वो स्थान होती है जहाँ पर लोगों के विचारधारा रखे जाती है, न कि किसी एक के अंतर्गत बोला जाता है। इसी तरह उपन्यास, नाटक, लघु कहानी, कविता, गीत, नृत्य, थिएटर, कला और जो है सिनेमा आदि ने उपनिवेशिक शासन के प्रति विरोध व्यक्त करने के लिए प्रयोग भी किया गया। कहते हैं कि आजकल देखिए उपन्यास, नाटक, लघु कहानी, कविता, गीत, नृत्य, थिएटर, कला और सिनेमा सबके सब जो उपनिवेशिक शासन के प्रति विरोध व्यक्त करने का जो है एक माध्यम उस समय बना हुआ था। क्योंकि कहा जाए तो मीडिया एक आईना होती है। आईना इसलिए होती है क्योंकि सरकार को जो है वास्तविकता का परिचय करा सकती है। लेकिन आजकल देखा जाए तो मीडिया भी सिर्फ कुछ लोगों के ही अंतर्गत गुणगान गा रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है मीडिया को भी, क्योंकि मीडिया आज स्वतंत्र है। इनको जो है जन कल्याण की बातों पर ध्यान देना चाहिए, जो लोगों की आम तकलीफ होती है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। समाचार पत्र पत्रिकाओं के साथ वे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, जागरूक और देशभक्ति की भावना को भी बढ़ावा दे रहे थे, जिससे राष्ट्र चेतना की एक भावना विकसित हुई। तो देखा जाए यहाँ पर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि लोगों की भाषा में अनेक दैनिक जीवन में सुख दुख का वर्णन करते थे, उनके विचारों से अवगत होते थे, जिससे उनको आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, जागरूकता और देशभक्ति की भावना पैदा होता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी उस समय प्रेस की भूमिका। ब्रिटिश ने कई रणनीतियाँ अपने नियमों को जो है प्रभावी करने के लिए बनाई। यानी ब्रिटिश ने रणनीति जो है अपने नियम को प्रभावित करने के लिए सिर्फ बनाई। और आरंभिक समय में भारत में वेरन हेडिगन्स, विलियम जेम्स, जोनाथन डेक्कन आदि जैसे ब्रिटिश शासकों ने भारत के प्राचीन अतीत की महिमा को भी जाना। और इन विद्वानों और प्रशासकों की एशिया की भाषा का भी ज्ञानी कहा गया। उन्होंने सोचा कि भारतीय भाषाएं, साहित्य
और संस्कृति का ज्ञान उन्हें भारत के शासन को आसानी से चलाने में मदद भी देगा। महत्वपूर्ण संस्था जो उनके प्रयासों से पहचान में आए वो थे वर्न हैगिंस, जो 1781 द्वारा कलकत्ता में मदरसे की स्थापना किया। यह मदरसे की स्थापना जो थी वॉरेन हैगिंस के द्वारा 1781 में की गई, जो कलकत्ता में था। बंगाल की एथलेटिक्स सोसाइटी की स्थापना विलियम जेम्स ने की 1784 में। बनारस में संस्कृति कॉलेज की स्थापना जोनाथन डैकन ने किया, जो कि 1794 में की। और फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना 18वीं शताब्दी में की गई। कहते हैं विशेष रूप से जो है एथलेटिक्स सोसाइटी और फोर्ट विलियम्स कॉलेज भारतीय संस्कृति, भाषा, साहित्य अध्ययन का मुख्य केंद्र बन गया। पहली बार जो है प्राचीन संस्कृति के कालिदास जैसे लेखकों की महान कृतियों का अनुवाद अंग्रेजी के माध्यम में विश्व में जाना गया। अब देखिए ये महत्वपूर्ण थी कि अपना ज्ञान जो है विश्व को हमने दिया। उसके पश्चात है सुधार आंदोलन के प्रभाव। सुधार आंदोलन के क्या प्रभाव हुए? कहते हैं सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार नेतृत्व किया गया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुधारकों के लगातार प्रयासों से समाज पर भारी प्रभाव पड़ा, क्योंकि कहते हैं कोई व्यक्ति बार बार प्रयत्न करे सफलता अवश्य मिलती है। इन्हीं बातों पर त्रिपाण स्टडी सेंटर भी जो सदैव ही प्रयत्नशील है अच्छे विचारधाराओं के लिए। और कहते हैं आज न कल तो आपको जरूर इस बात की ज्ञात होगा जो त्रिपाण स्टडी सेंटर बार बार दोहराता है। धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारतीयों के मन में अधिक से अधिक जो है आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान और अपने देश के लिए गर्व की भावना डाल दी। इस सुधार आंदोलन से अनेक भारतीयों ने महसूस किया कि आधुनिक विचार और संस्कृति का भारतीय संस्कृति धारा में समेकित करके आत्मसात किया जा सकता है। उन्होंने देशवासियों को बताया कि सभी आधुनिक विचार भारतीय संस्कृति मूल्य के विरुद्ध नहीं है। तो बात भी सही है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है उस गलत है। यानी आधुनिक विचार भारतीय संस्कृति और मूल्य के विरुद्ध नहीं है। कुछ ऐसे भी आधुनिक विचार हैं जो भारतीय संस्कृति और मूल्य के विरुद्ध बिल्कुल ही नहीं थे। आधुनिक शिक्षा की शुरुआत में भारतीयों के जीवन के लिए एक वैज्ञानिक और तर्क संगत दृष्टिकोण दिया। तो देखिए महत्वपूर्ण था कि देखा जाए तो आधुनिक शिक्षा ने भारतीय के जो जीवन में वैज्ञानिक और तर्क संगत दृष्टिकोण दिया, लोगों को भारतीय के रूप में अपनी पहचान के लिए और अधिक जागरूक किया, जो अत्यंत जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में ब्रिटिश के खिलाफ एकजुट संघर्ष के लिए जिम्मेदार था। यानी कहते हैं शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा या सुधार आंदोलन, कहते हैं यही सब कारण बना ब्रिटिश का जो है जड़ उखाड़ने के लिए, क्योंकि इससे जो है भारत में सभी एकजुट हो गए, भाईचारे की भावना उनमें उत्पन्न हो गई और अंग्रेज को यहाँ से भागना पड़ा। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट आता है ब्रिटिश प्रशासन और न्याय प्रणाली। ब्रिटिश प्रशासन और न्याय प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आया है। देखिए भारतीयों को ब्रिटिश शासन की नई प्रणाली की समायोजित करने में काफ़ी कठिनाई हुई और भारतीय राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे, क्योंकि भारतीय राजनीतिक में जो है अधिकारियों से जो अधिकार उन्हें दिया गया था उनसे वो वंचित थे। राजनीतिक अधिकारों से भारतीय वंचित थे और ब्रिटिश अधिकारी उनसे जो है अवमानना के साथ व्यवहार करते, यानी जो चाहते थे वो करवाते थे। भारतीयों को प्रशासनिक और सैन्य सभी उच्च पद से बाहर रखा गया। तो जर्नल सी बात है, कोई भी अगर देश गुलाम होता है तो इसमें तो जर्नल सी बात है। यही तो बात यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर भी कहता है। अगर मान लीजिए विदेश से कंपनी भारत में आएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, तो जर्नल सी बात है कि भारतीयों को जो है प्रशासनिक और सैन्य सभी उच्च पदों से बाहर रखा जाएगा और भारत में जितने भी लोग हैं उनसे मजदूरी ही करवाई जाएगी, उनसे कोई स्पेशल पद या जो है उच्च पद नहीं दिया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये जर्नल सी भी बात है। अंग्रेजों ने भारत में कानून और न्याय की एक नई प्रणाली की शुरुआत की और एक जो है श्रेणीबद्ध सिविल और आपराधिक अपराधों के स्थापित भी किया, यानी आपराधिक अदालतों की स्थापित भी किया गया। श्रेणीबद्ध सिविल और आपराधिक अपराध अदालतों के स्थापित किया गया। कानून को कोड बनाए गए तथा जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रयास भी किया गया और भारत में कानून के शासन को स्थापित करने का प्रयास भी किया गया। लेकिन ब्रिटिश जो है भारतीयों के अधिकार और स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप कर रहे थे तथा अपनी निर्णायक शक्ति का आनंद भी ले रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश जर्नल सी बात है, यहाँ पर वो जो है अपना जीवन आनंदमय बनाने के लिए आए थे, न कि यहाँ पर तकलीफ़ों के लिए आए थे। इसलिए ब्रिटिश भारतीयों के अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप कर रहे थे
और अपनी निर्णायक शक्ति का आनंद ले रहे थे। कानूनी अदालतों भी आम लोगों के लिए सुलभ नहीं थी। तो ये तो आज भी है, आम लोगों के लिए जो है कानून जो थे सुलभ नहीं थे। आज कोई भी आम व्यक्ति कानून से जो है गुहार लगाए, कहते हैं उनके चप्पल घिस जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पुराने समय में भी यही होती थी कि आम लोगों के लिए जो है कानून सुलभ नहीं थे। न्याय एक महंगा मामला बन गया, क्योंकि न्याय हमेशा महंगा ही पड़ता है। कौन वकील कितने बड़े बड़े पैसे का जो है गठ दे और कौन जो है न्याय के लिए लड़े। आज तो कहते हैं न्याय सिर्फ अमीरों तक ही सीमित रह गया है। नई न्यायाधिकार प्रणाली भी यूरोपियंस तथा भारतीयों के बीच भेदभाव रखती थी। तो आज भी ऐसा ही है, कहते न्याय अधिकार प्रणाली भी यूरोपियन और भारतीयों के बीच भेदभाव रखना आम हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। हमने हर एक पॉइंट पे जो है विस्तारपूर्वक चर्चा किया और हर एक पहलू पर जानने की कोशिश किया। कहते हैं दोस्तों, कुछ बात सही होता है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कुछ ना कुछ विचार जो होता है किसी न किसी माध्यम से कहते हैं वो निकल ही जाती है। तो ये बात ज़रूरी भी थी और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि वो जो व्यक्ति देश से प्रेम करते हैं वो देश की चिंता में ही लगे रहते हैं। और चिंता करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि उनको अपने देश से प्यार है और ये ज़रूरी है। कुछ लोग सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए सिर्फ दिखावा करते हैं और सिर्फ अपनी सिक्का चलाने में ही अग्रसर होते हैं, और इसलिए वो कुछ भी करते हैं, सिर्फ जो है अपना सीट बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब बातें महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, कुछ नॉलेज आया, अगर आप मन से त्रिपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो, मदद करना चाहते हो, तो ये काम आप इस कर सकते हो कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करने के व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। देखिए दोस्तों, ये माध्यम है कि हम दूसरे बच्चे तक भी पहुँच सकते हैं। अगर आप इतना करते हो तो आप एक जग कल्याण के रूप में आपने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और कहते हैं अच्छी बातें फैलाने में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और गलत रास्ते पर चलने के लिए आपको 50 बार सोचने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल में सेव कीजिए, क्योंकि आने वाला समय में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचेगी। क्योंकि आपको पता ही है कि त्रिपान सेंटर 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए चैनल को सेव कर लेने में ही आपका फ़ायदा है। सोचिए नहीं, जो रेड दिख रहा है सब्सक्राइब, उसको बटन दबाइए और अपने मोबाइल पर त्रिपान सेंटर को सेव कीजिए।